हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग धातु एवं अधातु पाठ के प्रश्नावली के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को धातु एवं अधातु में किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। सो उदाहरण समझाइए। उदाहरण देकर हमें इसे समझाना है। चलिए तो हम लोग यहाँ धातु के लिए लिख सकते हैं कि धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बताना है तो धातु के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में साधारणतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, ये धनात्मक होते हैं या इनकी प्रकृति धनात्मक होती है, ये धनात्मक होती है। ठीक है, उदाहरण इसका बताना है। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे सोडियम, तो देखिए 2, 8, 1 है ना। मैग्नीशियम 2, 8, 2 देख रहे ना। बाह्यतम कक्षा पे कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 1, 2 है ना, या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चलिए अच्छा, अधातु के लिए क्या लिख सकते हैं तो अधातुओं के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में साधारणतः 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये ऋणात्मक होते हैं। कौन? अधातु ऋणात्मक होते हैं। ये क्या होते हैं जी? ऋणात्मक होते हैं। उदाहरण देना है तो आप यहाँ उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आपका हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 इन हो जाएगा। अच्छा, और जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लोरीन 2, 8, 7। ठीक है, तो बाह्यतम कक्षा पे साधारणतः 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधातु में। उदाहरण भी दे दिया मैंने, धातु और अधातु को डिफाइन भी कर दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कारण से बताइए कि धातु विद्युत के सुचालक और अधातु विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। देखिए जो धातु होते हैं ना, वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि उनके परमाणु जो होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और अधातु में जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन उनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ठीक है, समझ गए ना। चलिए तो यही आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। धातुओं के किन्हीं 3 गुणों का उल्लेख करें। ठीक है, तो हम कोई भी 3 गुण लिख सकते हैं। कोई भौतिक गुण 3 ले लो या फिर कोई रासायनिक गुण ले लो। मैंने आपको धातु के गुणों के बारे में बता रखा है, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विद्युत धनात्मक गुण और आघात वर्धनीयता को विस्तार पूर्वक यहाँ पे लिख दिया है। तो आप तीनों गुणों को यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई भी 3 गुण आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भौतिक या रासायनिक कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। अधातुओं के किन्हीं 3 गुणों का उल्लेख करें। देखिए हम कोई भी 3 गुण ले लेते हैं। भौतिक अवस्था मैंने ले लिया है, उनकी भंगुरता और चमक। कोई भी आप 3 गुणों का उल्लेख कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, कोई भी आप 3 गुण लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। जस्ता कॉपर सल्फेट के विलयन से तांबे को विस्थापित कर देता है, किंतु तांबा जिंक सल्फेट के विलयन से जस्ते को विस्थापित नहीं कर सकता है। क्यों? क्रियाशीलता के ऊपर निर्भर करता है। जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा, और जिसकी क्रियाशीलता कम होगी वो अधिक क्रियाशील को विस्थापित नहीं कर पाता है। इसी के बारे में मैंने यहाँ डिटेल से लिख दिया है, आप इसको यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। क्या कह रहा है। द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है।
द्विधर्मी ऑक्साइडों के दो उदाहरण दें। तो द्विधर्मी ऑक्साइड वैसे होते हैं जैसे एक्चुअल में कुछ धातु होते हैं ना, उनके ऑक्साइड अम्लीय और भास्मिक यानी कि क्षारीय दोनों गुण रहते हैं उनमें, इसलिए उनको द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और इनके मैंने यहाँ पर दो नाम बता दिए हैं, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये द्विधर्मी ऑक्साइड है, ये अम्लीय और भस्मीय दोनों के गुण को प्रकट करते हैं। समझे? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो मैंने यहाँ पे इसके भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर, पहले देख लीजिए, भौतिक गुण के आधार पर मैंने इसके कई सारे इनमें अंतर बता रखा है, इनमें से कोई भी आप 5-6 अंतर लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लेना, धातु में अंतर, और फिर इसके बाद मैंने यहाँ धातु अधातु में अंतर बताने के बाद भौतिक गुण के आधार पर फिर मैंने रासायनिक गुणों के आधार पर इनका अंतर बताया है, विभेद बताया। तो इसको भी आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, इसको भी आप वीडियो पॉज करके आराम से यहाँ से सारा पॉइंट लिख सकते हो। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है वैद्युत अपघटन विधि से धातु का शोधन किस प्रकार किया जाता है। तो मैंने यहाँ वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन करके यहाँ पर आपको दिखा दिया है। इसको आप वीडियो पॉज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप लिख लोगे। ठीक है, तो आपको मैंने बता रखा है कैथोड और एनोड किस तरह से लेकर धारा प्रवाहित करके हम लोग वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन करते हैं। तो मैंने यहाँ पूरा डिटेल में इसको दे दिया है, वीडियो को पॉज करेंगे, फिगर बना लेंगे और इसको लिख लेंगे। समझ गए? अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर कि वैसे किन्हीं 3 अधातुए ऑक्साइडों के नाम लिखे जो अम्लीय होते हैं, जल के साथ ऑक्साइडों की अभिक्रिया कैसी होती है, ये भी दिखानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने दिखा दिया है, ये 3 आपके देख लीजिए, यहाँ पर ये अधातु के ऑक्साइड हैं। ठीक है, ये जो अम्लीय हैं, और यहाँ पे मैंने ये भी दिखा दिया है कि ये अधातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके, देखो यहाँ जैसे कार्बन एक अधातु ऑक्सीजन के साथ सहयोग किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और फिर यह कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ सहयोग किया तो यहाँ पे कार्बोनिक अम्ल यानी कि अम्ल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है, अयस्कों के सांद्रण से क्या समझते हैं। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण आप किस विधि द्वारा करेंगे। तो देखिए अयस्क का सांद्रण का मतलब क्या है कि अयस्कों से अपद्रवों को दूर करना। ठीक है, और सल्फाइड जो अयस्क होंगे उसको हम लोग फेन उत्प्लावन विधि द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर हम लोग उसका सांद्रण करेंगे। ठीक है, तो ये विधि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, अयस्कों के निस्तापन या भर्जन से आप क्या समझते हैं, इसमें अंतर स्पष्ट करें। तो मैंने यहाँ पे निस्तापन क्या होता है, ठीक है, उदाहरण के साथ यहाँ बता रखा है, फिर मैंने भर्जन के बारे में भी यहाँ उदाहरण के साथ बता रखा है। तो यहीं से आपका एक अंतर भी मिल जाएगा उदाहरण के साथ, और हमें परिभाषा भी मिल जाएगी कि निस्तापन क्या होता है और भर्जन क्या होता है। भर्जन को हम लोग जारक भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप यहाँ से लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कारण बताइए। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोना एवं चांदी के उपयोग आभूषण के निर्माण में किया जाता है क्यों। क्योंकि ये देखो सोना तथा चांदी, सोना एवं चांदी आघात वर्धनीय तन्य तथा जंग के प्रति सुरक्षित रहते हैं, इसके कारण से उनके आभूषण के निर्माण में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जंग नहीं लगता है, आसानी से मुड़ जाता है ना, आसानी से पीट कर उसे चादर बनाया जा सकता है, यही सब ना कारण है ताकि उसका आभूषण बनता है। चलिए दूसरे नंबर में क्या कह रहा है कि सोडियम धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि देखो सोडियम अधिक क्रियाशील होता है, वह वायु में खुला छोड़ देने से वायु के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना लेगा। तो लिख सकते हैं सोडियम अधिक या अत्यधिक अभिक्रियाशील या अभिक्रियाशील होती है
यह वातावरण के ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बना लेता है, या अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है। आप कहोगे कि सर ऐसा है तो उसको जल में रख दीजिए, तो जल में भी रखेंगे ना, तो जल में भी यह क्या कर लेता है, जल के भी संपर्क में आ जाता है, तो वहाँ पे भी वो क्या हो जाता है, वो उसमें अभिक्रिया होकर वो क्या हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन देखेंगे कि उसमें ब्लास्ट होने लगेगा। जल में आप डालोगे तो सोडियम को, ठीक है, तेजी से ब्लास्ट होने लगेगा, तेजी से वो क्रिया कर जाता है। इसीलिए से इन सब चीज़ों से बचाने के लिए क्या किया जाता है, केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। जल में भी डालोगे तो क्या करेगा, ब्लास्ट करेगा, आग पकड़ लेगा। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखिए, क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम के अति क्रियाशील यानी अत्यधिक क्रियाशील होने के बावजूद इसका उपयोग घरेलू बर्तन बनाने में किया जाता है, क्यों। देखिए एल्युमिनियम जो है ना, ये सस्ता होता है थोड़ा, ठीक है, लिख सकते हैं कि एल्युमिनियम या एल्युमिनियम भी लिख सकते हैं। एल्युमिनियम एक सस्ता धातु है, देखिए सस्ता है। अच्छा, और क्या है, यह ताप का सुचालक है, लेकिन ये अधिक क्रियाशील होता है ना, परंतु इसी में लिख देते हैं, परंतु यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो लेकिन यही क्या होता है कि जब इसे आप सूक्ष्म वायु या आंद्र वायु कह सकते हैं, वायु के संपर्क में आने पर इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण वो आगे जंग नहीं लग पाता है, ठीक है, जंग लगने से बच जाता है, ठीक है। इसी कारण से हम लोग एल्युमिनियम का घरेलू बर्तनों में उपयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मलिन पड़े तांबे के बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यानी कि जो मलिन पड़े हैं, मतलब बहुत दिन से रखे हुए हैं, है ना, मलिन पड़े जो बर्तन हैं तांबे के, उनको नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है। क्यों साफ किया जाता है, क्योंकि देखो तांबा जो होता है ना, वह अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, तांबा अभिक्रिया नहीं कर पाता है किसके, नींबू या इमली के रस से। हाँ, तांबे का ऑक्साइड कर लेता है, लेकिन तांबा अभिक्रिया नहीं करता। लिख सकते हैं कि तांबा अम्लों के साथ, ये अम्ल ही ना है जी, नींबू के रस या इमली, अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है। और जब इसको रगड़ा जाता है, नींबू के रस को उस पर रगड़ा जाता है, तो क्या कर देता है, वो उसको साफ कर देता है और चमचमाने लगता है आपका बर्तन। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या कह रहा है, उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और यह बताएं कि ये गैस अक्रियाशील क्यों होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ उत्कृष्ट गैस और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा है। अक्रियाशील इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कक्षा पे 8 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे और बाह्यतम कक्षा इनकी पूरी तरह से भरी होती है, इसलिए ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देते या लेते नहीं है, ठीक है। उनके बाह्यतम कक्षा पे, यहाँ पे हीलियम को छोड़कर, हीलियम पे बाह्यतम कक्षा पे 2, क्योंकि पहले सेल पे तो 2 ही ना इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बाह्यतम कक्षा पे 8 इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कहने का मतलब कि बाह्यतम कक्षा इनकी भरी होती है।
इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करते हैं और ना किसी से लेते हैं, इसलिए इनको अक्रिय कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है। समझे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। क्या कर रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो देखिए रासायनिक बंधन के बारे में मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है और फिर इसके प्रकार, दो प्रकार, वैद्युत संयोजक बंधन और दूसरा सहसंयोजक बंधन। हम लोग इनके बारे में भी और जानते हैं। वैद्युत संयोजक बंधन को भी आप यहाँ परिभाषित कर सकते हैं, सहसंयोजक बंधन क्या होता है इसको भी परिभाषित कर सकते हैं, सहसंयोजक बंधन के प्रकार को भी आप बता सकते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में इतना ही पूछा है। अगर लिखना चाहो तो इसके बाद आप इनका परिभाषा, इन दोनों का परिभाषा लिखकर फिर सहसंयोजक बंधन के 3 प्रकार होते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन, द्वितीयक सहसंयोजक बंधन, त्रिक सहसंयोजक बंधन, उनको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो आप लिख देना, शॉर्ट है तो इतना छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। वैद्युत संयोजक बंधन क्या है और यह कैसे बनता है। तो वैद्युत संयोजक बंधन के बारे में मैंने यहाँ परिभाषित कर दिया, इसको लिख लेंगे। और देखा ये यहाँ मैंने उदाहरण में सोडियम क्लोराइड का बनना आपको बड़े ही विस्तार तरीके से दिखाया हुआ है। तो आप इसको यहाँ से, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसलिए इतना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने यहाँ दे दिया है, वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसे यहाँ से लिख लेना। याद भी होगा आपको, मैंने बता रखा कि सोडियम का बातम कक्षा का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के पास चला जाता है, ऐसे पॉजिटिव और इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, दोनों का ऑर्बिट भर जाता है, जिससे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये कैसा बंधन बनाया हुआ है, तो इनके अंदर वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। क्या कह रहा है, सहसंयोजक बंधन से क्या समझते हैं, इसके बनने की प्रक्रिया का उल्लेख करें। तो देखिए सहसंयोजक बंधन को मैंने परिभाषित कर दिया, इसके 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं और ये कैसे बनता है मैंने यहाँ विस्तार तरीके से इसको लिख रखा है। तो आप यहाँ से इसको वीडियो पॉज करके आसानी से इसे आप यहाँ से लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करिएगा और इसके आंसर को आप यहाँ से लिख सकते हैं। वैसे तो मैंने चैप्टर में भी आपको पूरे ही विस्तार तरीके से पढ़ा रखा है, फिर भी आपको मैं यहाँ लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन का आंसर करा दे रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन बनने की प्रक्रिया का वर्णन करें। यहाँ पे देखिए HCl का, CCl4 का, CH4 का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, इन सब का दिया। तो एक एक करके मैंने HCl का, देखिए CCl4 का, फिर आपका यहाँ पर CH4 का, ठीक है, फिर सबका मैंने ऑक्सीजन का, फिर यहाँ पे क्लोरीन का, सबका यहाँ पर दिखा रखा है कि किस तरह से इनके अंदर सहसंयोजक बंधन बनता है। तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको आसानी से विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे और एक एक करके सबके बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ डायग्राम बना लेंगे, जितना भी मैंने विस्तार तरीके से आपको लिख कर दिखाया हुआ है ये सारा का सारा चीज़ आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना। अब एक एक करके लिखवाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। क्या कह रहा है, आयनिक और सहसंयोजक यौगिकों की विभिन्नताओं का वर्णन करें। तो देखिए यहाँ पर आयनिक यौगिक कहिए या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक कहिए और सहसंयोजक यौगिक, यहाँ पे मैंने दोनों के भिन्नताओं का यहाँ वर्णन कर दिया। तो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से दोनों की भिन्नताओं को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ भिन्नताएं दी हैं, आप इसमें से 5-6 पॉइंट जितना भी मन करे आप इनमें से आप यहाँ से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज कर लेना और इसको सबको लिख लेना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन है तो 6-7 पॉइंट लिख देना, शॉर्ट है तो 2-3 पॉइंट लिख देना, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्या कह रहा है, वैद्युत संयोजक यौगिकों के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो देखिए मैंने अभी जो अंतर बताया था ना, इसी में से आप सिर्फ वैद्युत संयोजक यौगिक के बारे में ही लिख लोगे तो इसके गुण हो जाएंगे। ये सिर्फ इसी को आप लिख लेना, वैद्युत संयोजक यौगिक का ही, ठीक है। और 20 नंबर कह रहा है, सहसंयोजक यौगिकों के मुख्य विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पे आप यहाँ पर सहसंयोजक यौगिक वाला लिख लेना, ठीक है। तो इसी से आपका आंसर हो जाएगा ये दोनों का भी, समझ गए ना। वैद्युत संयोजक यौगिक में इसको लिखना, सहसंयोजक यौगिक में इसको लिखना। वीडियो को पॉज कर लेना, आसानी से अलग अलग दोनों क्वेश्चनों में, ये 19 नंबर में लिख लोगे, ठीक है, और इसको आप 20 नंबर में लिख लोगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप वीडियो को पॉज करेंगे और इन सभी पॉइंट्स को लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 21 देखिए, क्या कह रहा है, परमाणु संख्या 6, 7 और 8 वाले तत्वों की संयोजकता और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। इनमें किस प्रकार की संयोजकता है और क्यों। देखिए यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं, यहाँ परमाणु संख्या यहाँ पर लिख देते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
विन्यास, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं संयोजकता। देखिए परमाणु संख्या 6, 7 और 8 वाला पूछा था। 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 हो जाएगा और इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये धनात्मक होगा, ध्यान रखना, ये संयोजकता धनात्मक होगा। 7 वाले का 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। हमें 8 में से ये बातम कक्षा के इलेक्ट्रॉन घटा लेंगे, यानी कि 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता हो जाएगी और ये ऋणात्मक होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, और इसका देखते हैं तो 2 और 6, और ये इसकी संयोजकता क्या होगी, तो 8 में से 6 को घटा लेंगे 2 हो जाएगी, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी आपका ऋणात्मक होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर 7 और 8 वाला है ना, लिख सकते हैं कि परमाणु संख्या 7 तथा 8 वाले तत्वों की संयोजकता ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये धनात्मक संयोजकता इसलिए हो रही है, यहाँ पर लिख देंगे कि परमाणु संख्या 6 वाले तत्व की संयोजकता धनात्मक होगी। कार्बन होगा वो तो पता है ना, संयोजकता इसकी धनात्मक होगी कि इसका ये अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो बातम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका त्याग करके अपना अष्टक पूरा कर सकता है, द्वित्व पूरा कर सकता है, समझ गए ना। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो को अब यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।